आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम लोग बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो देखिए एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए कहा जाता है कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के बीच जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट का एग्जैक्ट रेशियो होता है उसको बोला जाता है एग्जैक्ट रेशियो। कैसे जैसे मान लीजिए कि आपके पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 है। यह आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। लेकिन अगर इसको आप सिंपल रेशियो बनाना चाहते हैं तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह बन जाएगा CH2O। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, ठीक है सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है, ये दो बातें हमको पता चल गई। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में आपस में रिलेशन क्या होता है कि देखिए आपने क्या करा था, यहाँ से यहाँ आने के लिए आपने 6 से डिवाइड किया था, या आप यहाँ से यहाँ एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर जाने के लिए आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 6 है वो क्या है, वो n है। n कोई नंबर है जो होल नंबर है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला जाना है तो आपको एक होल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। क्या सर वो होल नंबर कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा, ये सारी बातें हम इस वाले लेक्चर में जानेंगे। ठीक सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और n के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल तो हमारा ग्लूकोज ही है कि हमने ग्लूकोज के बारे में बोला कि C6H12O6 है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है। तो CH2O में कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ तो C6H12O6 आ जाए, तो कहे कि 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हाइड्रोजन है N2H4, तो सिंपलेस्ट रेशियो इसका क्या होगा NH2 में कितने से मल्टीप्लाई किया तो N2H4 आया, तो 2 से। जैसे बेंजीन है C6H6, तो 6:6 का रेशियो है, मतलब 1:1 का रेशियो है, तो 1:1 का रेशियो है तो ये आ गया CH। अब 1:1 को 6:6 कैसे बनाया जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई करके। जैसे ईथेन है तो C2H6 है, सिंपल बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, CH3 बन जाएगा। अपने 2 का यूज किया, 2 से डिवाइड कर दिया, या आप 2 से CH3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, C2H6 बन जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, जैसे NH3 में, जैसे H2O में है, वाटर में। एसिटिक एसिड है भाई, एसिटिक एसिड लिखा तो ऐसे जाता है कि CH3COOH, लेकिन जब हम इसको फार्मूला के रूप में, ये तो हमने एक्सप्लेन्ड फार्मूला है, लेकिन अगर हम इसको फार्मूला के रूप में लिखें तो दोनों कार्बन को एक साथ लिखना होगा, चारों हाइड्रोजन को और दोनों ऑक्सीजन को, तो C2H4O2 बन जाएगा। अब इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा, फिर इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो CH2O बन जाएगा। तो आप ज़रा देखिए, यहाँ पर भी एम्पिरिकल फार्मूला और यहाँ पे भी एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, केवल अंतर क्या है, यहाँ पे N 2 है और यहाँ पे N क्या है, 6 है। तो n का अपना बड़ा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब n निकाला कैसे जाए, तो होता क्या है कि आमतौर पे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास दिया रहता है, तो मॉलिक्यूलर मास को ही हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कह देते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमारे पास है, ठीक, पहले से। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 180 होता है। एम्पिरिकल फार्मूला हमको मास निकालना पड़ेगा, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। तो जैसे एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पर अपने निकाला है CH2O,
कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, सब जोड़ कर आएगा कितना 30। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, यहाँ पे आपने लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना 180, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है 30, तो n की वैल्यू कितनी होगी? तो n निकालने के लिए आपको 180 में 30 से डिवाइड करना होगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस तरीके से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे इसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और मैंने सॉल्व भी किया है, उसको ज़रा सा ध्यान से देखा जाए, ठीक है। अगर आपको लगे कि जो है सर जल्दी से वीडियो हटा दे रहे हैं, तो आप पॉज करके उसको लिख सकते हैं। अ हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन। एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन है। आप यहाँ पे बाई मास लिख लीजिए, एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी बोल सकते हैं, कितना है 30 है। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना। तो अब इसके लिए एक प्रोसीजर होता है पूरा, इसमें कुछ कॉलम बनते हैं, इन कॉलम को आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले कॉलम जो होता है वो एलिमेंट के लिए होता है कि भाई कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा कॉलम परसेंट ऑफ एलिमेंट या मास ऑफ एलिमेंट या मास रेशियो भी दिया जा सकता है, कि जैसे मान लीजिए कि 3:2 का रेशियो है दो एलिमेंट के बीच में, तो जिस एलिमेंट के जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 3:2 का रेशियो है, जैसे इस समय 4:1 का रेशियो नहीं दिख रहा है 80-20, तो 4:1 का रेशियो है, तो कार्बन के सामने 4 लिख दो, हाइड्रोजन के सामने 1 लिख दो, 4:1 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो मास रेशियो हो सकता है, मास हो सकता है, या फिर परसेंटेज हो सकता है। तीनों में से कोई भी चीज़ दी जा सकती है। तीनों में से कोई भी चीज़ दी हो, मानेंगे आप उसको मास ही, कि भाई मास है, ग्राम में है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपको निकालना पड़ता मोल। तो भाई मोल कैसे निकालते हैं? तो अगर आपने पिछले लेक्चर पढ़े हों तो उसमें आपने देखा होगा कि मोल निकालने के लिए हम गिवन वेट में एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं। तो कार्बन का मास 80 है, तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया। हाइड्रोजन का मास 20 है और एटॉमिक मास 1 है, तो हमने 1 से डिवाइड कर दिया। तो कार्बन का जो मोल आया वो 20/3 आया और हाइड्रोजन का 20 आया। क्या सर 20/3 को हम 6.66 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, आप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए चीज़ों को, उसको उतना छोड़ दीजिए। पता है हमें कि आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आगे वो चीज़ें आसान रहेंगी। और 6.66 कर लेंगे तो उससे किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करने में दिक्कत होगी आपको। तो अब आता है कि अगला कॉलम, जैसे 3 कॉलम तो हो गए, मोल भी बना दिया, तब अब मोल रेशियो की बात करते हैं। क्या मोल रेशियो का मतलब? क्या मोल रेशियो का मतलब यह है कि जितने भी एलिमेंट हैं आपके पास, उन सबके मोल तो आप निकाल ही चुके हैं। उनके मोल में सभी एलिमेंट को चेक करके देखो कि सबसे कम मोल किसका है, उसके मोल से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा है मोल अपॉन लोएस्ट मोल, मतलब जो भी मोल हो, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन में मोल कार्बन का कम है 20/3, तो 20/3 से हम कार्बन वाले में भी डिवाइड करेंगे और हाइड्रोजन वाले में भी डिवाइड करेंगे। तो जब हम कार्बन वाले में 20/3 से डिवाइड करते हैं तो 20/3 से 20/3 कैंसिल हो जाता है, आ जाता है 1। और जब हम हाइड्रोजन वाले में 20/3 से डिवाइड करते हैं तो 20 से 20 कट जाता है, आ जाता है 3। ये आ गया मोल रेशियो। फिर आता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट को ही एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता था। तो सिंपलेस्ट रेशियो, कार्बन का कितना आया 1, हाइड्रोजन का कितना आया 3। क्या सर मान लीजिए कि ये ऐसा होता कि ये 1.5 होता और ये 3 होता, तब क्या करते? कि तब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इनको सिंपलेस्ट रेशियो बनाते। तब ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता 3 और ये हो जाता कितना 6, ठीक है।
अभी फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कुछ इशू नहीं है। अभी फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जो हमने सिंपलेस्ट रेशियो बनाया वो क्या आया, 1:3। तो अब एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो एम्पिरिकल फार्मूला CH3 आ गया। तो एम्पिरिकल फार्मूला CH3 आया, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आएगा कि भाई कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 3 है, तो आ गया 50। ठीक, मॉलिकुलर फार्मूला मास कितना है, तो मॉलिकुलर फार्मूला मास आपको क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ था कितना, 30, वो 30 रख दिया। अब आप ज़रा सा ध्यान से देखें तो आपने लिखा है मॉलिकुलर फार्मूला मास इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मास इंटू n। तो मॉलिकुलर फार्मूला मास ये रहा, एम्पिरिकल फार्मूला मास ये रहा, और ये रहा n की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब ज़रा फिर से फॉर्मूले को देखें तो आपको मिलेगा कि मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला में n से डिवाइड कर देते हैं, और ये n हम निकाल चुके हैं, कितना है, 2 है। तो मॉलिकुलर फार्मूला के लिए एम्पिरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड नहीं। तो मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला आपका CH3 है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, एक कार्बन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कार्बन हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, कुछ आपको होमवर्क करना है कि जैसे कि आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है यहाँ पे होमवर्क के लिए। इन तीनों क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे, करके मुझे बताएंगे भी। ठीक है, आप अगर वीडियो देख के कर रहे हैं तो आप वीडियो देख के अगर आप कर रहे हैं और आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या आंसर आया, कमेंट में क्या आंसर आया। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप मुझे दिखा भी सकते हैं। ठीक है, 2 ऑक्साइड, एक क्वेश्चन मैंने दिया है जिसको कि हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 ऑक्साइड मेटल के हैं, एक के पास है 27.6% एंड एक के पास है 30% ऑक्सीजन। 2 ऑक्साइड मेटल के हैं जिसके पास ऑक्सीजन का परसेंटेज 27.6 है एंड 30% है। ठीक है, इफ़ द फार्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज M3O4 है, पहले वाले का फार्मूला क्या है, M3O4 है, देन फार्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड क्या होगा। आइए ज़रा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये तीनों आपको दिख गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का। ठीक है, सॉल्व करना है आपको। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसके लिए सबसे पहले आपके पास है M3O4। ध्यान समझिए, इसमें मेटल एंड ऑक्सीजन 2 चीज़ें हैं। ऑक्सीजन कितना है, 27.6, अब मेटल हो गया 100 माइनस 27.6। ठीक है, तो हो गया 72.4%। ये भी परसेंट हुआ। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि ऑक्सीजन कितने हैं, 64, 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन का मास 64 है और ये 64 कितना परसेंट है, 27.6 है। ठीक है, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम m का, जब तक हम m का एटॉमिक मास नहीं निकाल लेते हम क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार मैं फिर बताता हूँ कि M3O4 दिया हुआ है जिसमें m है, O है। O का परसेंटेज आपको पता है
और m का परसेंटेज आपने 100 में से माइनस करके निकाल लिया। ठीक, 64 जो अगर मान लीजिए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ होगा, तो जिसमें से कि 64 जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है, और बचा हुआ क्या है, वो m है, 3m है। ठीक है, तो इसको क्या है, यूनिटरी मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे तो 27.6% मास इज 64 U, या ग्राम भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो 72.4% मास इज कितना होगा, तो 72.4 इंटू 64 अपॉन कितना, 27.6। ये हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, क्योंकि अच्छा ये मास किसका आएगा, ये मास आएगा 3m का, 1m का नहीं आएगा, 3m का आएगा। जैसे 4 ऑक्सीजन का मास था 64, वैसे ही यहाँ पर m3 हमारे फॉर्मूले में है, तो हमारे पास ये 3m का मास आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो आप आगे भी समझ जाएंगे, इस बात की चिंता आप मत करिए। ठीक, तो ये जो आया है 168 आया है, अप्रॉक्स आया है 167.88, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर रहा हूँ इसको, 168 आया। तो मास ऑफ 3m कितना, 168 U है, तो मास ऑफ 1m कितना होगा, 168/3। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 56 U। मतलब अगर आप बोलें कि ये कौन है, तो ये आयरन है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। आपने m का एटॉमिक मास निकाल लिया, एटॉमिक मास ऑफ m कितना हो गया, 56। ठीक, अब क्वेश्चन में जरा फिर से वापस चलते हैं। 27.6 वाले का से हमने मास निकाल लिया, m का एटॉमिक मास निकाल लिया। अब 30% वाले ऑक्सीजन से, 30% ऑक्सीजन है तो 70% मेटल होगा। इससे हमको इसका फॉर्मूला बताना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला होगा। तो आइए एक बार फिर से यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे परसेंट ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे मोल्स ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे मोल रेशियो। मोल रेशियो में मैंने आपको बताया कि मोल अपॉन लोएस्ट मोल लिखना, और यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट, सिंपलेस्ट रेशियो बताना। तो एक एलिमेंट है हमारा m और एक है एलिमेंट O। जब इस क्वेश्चन में हमारा जो ऑक्सीजन है वो 30% है, तो अगर ऑक्सीजन 30% है तो कार्बन, अरे m कितना हो जाएगा, 70%। ठीक है, परसेंट तो ऊपर लिखा ही हुआ है। मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हमने बोला था कि परसेंट को आप मास मान लेंगे, तो मोल निकालने के लिए आपको 70 अपॉन कितना करना पड़ेगा, 56, और यहाँ पे 30 अपॉन 16। ठीक है, तो जब आप 70 अपॉन 56 करेंगे तो आएगा 1.25, और जब आप 30 अपॉन 16 करेंगे तो आएगा
1.875। अब इन दोनों में कम मोल किसका है? 1.25 का है, तो यहाँ पर आ गया 1.25 अपॉन 1.25, तो ये आ गया कितना 1, यहाँ पे आ गया 1.875 अपॉन 1.25, तो ये आ गया कितना 1.5। अब देखिए फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बोल रहा था कि मोल रेशियो तो आया लेकिन सिम्पलेस्ट रेशियो नहीं आया, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेगी तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला आएगा वो M2O3 आएगा, में M की वैल्यू 2 और O की 3। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, M2O3 मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एम्पिरिकल फार्मूला का क्वेश्चन लगा पाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया है, जब कभी भी 2 तरह के ऑक्साइड की, क्लोराइड की, हाइड्राइड की बात हो और दोनों का परसेंटेज दिया हो, तो आप समझ लीजिए कि मेटल या कोई भी अननोन जो एलिमेंट है उसका आपको एटॉमिक मास पहले निकालना होगा, और एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर एम्पिरिकल फार्मूला लगाएंगे तब आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। और फिर से वही बात, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आमतौर पे मैं अपने चैनल जब मोटिवेशन नहीं मिलता है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने अब तक यूट्यूब के लगभग 3 चैनल डिलीट कर दिए, ये चौथा है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। थैंक यू।